जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप सीरियसली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम लुसेंट के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इसके साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए होते हैं उसका डिस्कशन करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और ये जो हम लोग वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं इसमें लुसेंट साइंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको डिस्कशन कर रहे हैं। तो इससे पहले हम ऑलरेडी 2 ये वीडियो को अपलोड कर चुके हैं, जिसमें 600 तक क्वेश्चन को डिस्कस हमने किया है। तो आइए अब इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, जो ये पार्ट 3 होगा। इसमें हम लोग 615 से क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो 615 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन है। तो जो इंसुलिन है ये प्रोटीन है, यानी कि प्रोटीन से मिलके बना होता है इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। तो सेक्स हार्मोन का स्राव एड्रेनलिन ग्रंथि करती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है। तो आपातकालीन हार्मोन एड्रेनलिन ग्रंथि को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का चाप नियंत्रित होता है। तो मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण थाइमस ग्रंथि से होता है। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन्स को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं। तो थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे थाइमोसिन कहते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट का विनियमित करता है। तो जो परावोटू हार्मोन्स है ये शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। अगला प्रश्न है, हार्मोन का उदाहरण है। तो हार्मोन का उदाहरण ऑक्सीटोसिन इसमें है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है। तो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स वैसोप्रेसिन है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोटेस्ट एक है, यानी जो प्रोटेस्ट है ये क्या है। तो प्रोटेस्ट ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, यानी कि जिससे आंसू निकलता है ये ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो नेत्र गुहा में स्थित होती है। मीबोमियन ग्रंथि किस में स्थित होती है। मीबोबियन ग्रंथि आँख में स्थित होती है। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियाँ मूलतः संबंधित है। तो जो स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियाँ हैं ये ताप को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा हार्मोन है, यानी इसमें से कौन सा है जो मादा हार्मोन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन है ये मादा हार्मोन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने की भूमिका निभाता है। तो दूध को स्राव होने की भूमिका निभाने वाला ग्रंथि ये हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन क्या है, दूध को स्रावित करने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में नवजात शिशु को स्तन ग्रंथियों से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोल्स्ट्रम कहते हैं। कोल्स्ट्रम डैश प्रदान करता है। तो जो कोल्स्ट्रम होता है तो ये रोग प्रतिरोधक शक्ति को प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एड्रीनेलिन, यानी जो एड्रेनलिन है ये किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुस्सा और डर से। जो एड्रेनलिन ग्रंथि है ये गुस्सा और डर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन है ये महिलाओं में पाया जाता है। इंसुलिन, तो जो इंसुलिन है ये ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। और फेरोमोन्स जो है ये साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही ढंग से मिलान करें। तो इसमें क्या करना है, सही ढंग से मिलान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलीप के हार्मोन्स। तो जो कोलीप के हार्मोन्स होते हैं ये पैराथायरॉयड से होते हैं। उसके बाद है एल्ड्रोस्टेरोन। तो एल्ड्रोस्टेरोन अधिवृक्क ग्लैंड होते हैं। प्रोलैक्टिन, जो प्रोलैक्टिन होते हैं वो पीयूष ग्रंथि से संबंधित होते हैं। और मेलाटोनिन, तो जो मेलाटोनिन होते हैं वो पीनियल ग्लैंड से संबंधित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित यानी पुनः सृजित हो सकता है। तो मानव ग्रंथि की कौन सी
अंग है जो पुनः विकसित हो सकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिगर। यानी जो जिगर है ये फिर से पुनर्उत्पन्न हो सकता है। यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के कान में स्थित होती है। अगला प्रश्न है, मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मानव में सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरीर से ऊष्मा की हानि। यानी कि जिनके शरीर में ज़्यादा चर्बी होता है या वसा होता है तो उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, यानी कि ऊष्मा को रिलीज होने नहीं देती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है। तो मानव शरीर में जल का अवशोषण वृक्क में वृक्कीय नालिका में हो सकता है और बृहदांत्र में हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 3। अगला प्रश्न है, वर्मी फार्म अपेंडिक्स 1 है, यानी जो वर्मी फार्म अपेंडिक्स है ये क्या है? तो ये एक अवशेषी अंग है। अगला प्रश्न है, जीवन बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ऊर्जा जो प्राप्त होती है ये उपापचय प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करने वाला ये प्रक्रम होता है एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट होना। अगला प्रश्न है, जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जो जीनेटिक्स है तो इसके अध्ययन को हम लोग आनुवंशिकता और विचरण कहते हैं। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? तो आनुवंशिकता के विज्ञान को डब्ल्यू वाटसन के द्वारा आनुवंशिकी कहा गया है। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए? तो आनुवंशिकता के नियम ग्रेगर मेंडल ने प्रस्तावित किए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ एक जीन का गठन करती है? तो जीन का गठन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स करती है। जीन शब्द को गढ़ने से संबंध व्यक्ति का नाम बताइए, यानी जीन शब्द किसने बनाया था? तो जीन शब्द जोहानसन ने बनाया था। अगला प्रश्न है, जीन है, यानी कि जीन क्या है? तो जो जीन है वो डीएनए का एक भाग है, यानी कि जीन क्या है? एक डीएनए का भाग है। एक वर्णाध पुरुष और एक सामान्य महिला से विवाह करता है, यानी कि एक जो आँख से वर्णाध है और एक समान महिला ये विवाह करते हैं, तो जो वर्णाधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके किस पे प्रभाव पड़ेंगे? तो ये प्रभाव पुत्रियों के पुत्र में होंगे। अगला प्रश्न है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। तो जीन के भीतर अनुक्रमण आधार परिवर्तन कहलाता है किसमें? तो ये उत्परिवर्तन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उसके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है? तो उत्परिवर्तन इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत डैश के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यानी कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार डीएनए बहुरूपता है। अगला प्रश्न है, अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग करती है? तो जो फॉरेंसिक विभाग है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करती है। डीएनए अंगुली छाप यानी फिंगरप्रिंट तकनीक का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है? तो विवादित जनक यानी कि किसके बच्चे हैं जनकता, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाइए। तो जो डीएनए संबंध के विषम इसमें जो ऑप्शन है उसमें से चुनना है। तो इसमें कौन से हैं जो विषम है? तो ये जो पोलियो है ये क्या है? डीएनए से संबंधित नहीं है। विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? तो युग्म विकल्पी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण हरे मटर में मेंडल के 7 विषम लक्षणों का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर है चिकना व खुरदरा तना।
अगला प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। अगला प्रश्न है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो इसका सही आंसर है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने पे, यानी कि ये इसमें बताया गया था कि जिस अंग का ज़्यादा उपयोग होता है या फिर उपयोग होता है वो बचा रहता है, और जिस अंग का उपयोग नहीं होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। तो वैसे ही सांप ने अपने पैर का उपयोग नहीं किया, तो इसलिए उसका पैर क्या हो गया, वो लोप हो गया। अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकृति चयन कहते हैं। प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इन्होंने द ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज में इसका वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया है। तो योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन डार्विन ने किया है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व में बृहत्तम क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग एपिडेमिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को वेक्टर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? तो इसमें कौन सी बीमारी है जो विषाणु जनित नहीं है? तो रिंडर पेस्ट जो है ये विषाणु जनित रोग नहीं है। एड्स विषाणु जनित है, डेंगू भी है और इन्फ्लुएंजा भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? तो इसमें जो एड्स होता है इसका जीवाणु नहीं होता है, इसका विषाणु कारण होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा एड्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रोगों में से कौन जीवाणु जनित है? तो जीवाणु जनित रोग कौन है? यक्ष्मा है, यानी यक्ष्मा क्या होता है? जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है? यानी कौन सी इसमें दो बीमारी है जिसका कारण विषाणु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया और पोलियो नहीं होगा। पोलियो और बर्ड फ्लू, तो ये इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, यानी पोलियो और जो बर्ड फ्लू है ये विषाणु के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, मियादी ज्वर यानी टाइफाइड फीवर किसके कारण होता है? तो जो मियादी ज्वर होते हैं ये होते हैं जीवाणु के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरियल, यानी जो बैक्टीरियल बुखार होते हैं वो जल जनित रोगों के द्वारा होते हैं। अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? तो इससे टाइफाइड बीमारी फैलेगी। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत प्लेग को आमतौर पर यक्ष रोग के नाम से जाना जाता है या क्षय रोग को। अगला प्रश्न है, बीसीजी टीकाकरण किसके लिए है? तो जो बीसीजी है ये यक्ष्मा रोग के लिए किया जाता है। डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो डॉट्स नामक इलाज क्षय रोग के लिए किया जाता है। क्षय रोग यानी कि आई थिंक लेप्रोसी। अगला, इन्फ्लुएंजा रोग किससे होती है? तो इन्फ्लुएंजा रोग विषाणु से होती है। वायरस द्वारा होने वाला रोग, यानी इसमें से कौन सा रोग है जो वायरस से होता है? तो सामान्य जो जुकाम है ये वायरस से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो जो डिप्थीरिया है ये संक्रामक रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो जल जनित रोग हैजा है, यानी हैजा बीमारी जल से होती है। डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? तो डीपीटी वैक्सीन में जो पी होता है ये पर्टूसिस को संबोधित करता है। अगला प्रश्न है, डीपीटी टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो जो डीपीटी होता है एक संयुक्त टीका होता है। लेप्रोसी बेलिसस का आविष्कार किया था। तो लेप्रोसी बेलिसस ने इसका आविष्कार हैंसेन ने किया था। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग को डैश के नाम से जाना जाता है? तो कुष्ठ रोग को
हाँ, हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है? तो जो निमोनिया होता है ये ककाई का ये बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला प्रश्न है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो जो एड्स है ये विषाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? तो मच्छर के काटने से हो सकता है, यौन संबंध से होता ही है, एक सुई का बहुप्रयोग से होता है, और स्तनपान से तो इससे भी होता है। इसका इसमें उपयुक्त अगर देखा जाए तो मच्छर के काटने से नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाकी सबसे हो जाता है। अगला प्रश्न है, एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस यानी HIV है। सामान्यतः HIV संक्रमण का पारगमन किसके माध्यम से होता है? तो HIV का जो पारगमन होता है वो दूषित रक्त एवं उत्पादों के संचरण से होता है। एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो जो एड्स की विषाणु है ये हीमोग्लोबिन की वृद्धि को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, HIV विषाणु किस व्यक्ति की रोकथाम रोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करते हैं? तो ये क्या करते हैं, लसिकाणुओं को नष्ट कर देते हैं, जिससे उनकी रोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और कोई भी बीमारी आसानी से उनको लग जाती है। अगला प्रश्न है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा? तो एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई जो दवा है वो है जीडोबुडिन यानी AZT, जीडोबुडिन। अगला प्रश्न है, पश्चिमी ब्लॉट डैश के लिए नैदानिक परीक्षण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा HIV। अगला प्रश्न है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो जो एलिसा है ये एड्स की पहचान करती है। पोलियो किस कारण होता है? तो जो पोलियो होता है ये विषाणुओं के कारण होता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज जोनास सॉल्क ने की थी। भारत को किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देश की सूची से निकाल दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2012 में, यानी कि 2012 में भारत पोलियो मुक्त देश बन गया। अगला प्रश्न है, हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो हड्डी जो तोड़ ज्वर को सामान्यतः डेंगू कहते हैं। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेक्रबोन फीचर। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। पीला बुखार यानी पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो इसका सही आंसर है मादा मच्छर के काटने से। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार किस रोगवाहक के द्वारा संचारित होता है? तो जो डेंगू बुखार है ये एडिज एजिप्टी के द्वारा ये संचारित होता है। अगला प्रश्न है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो जो पीलिया होता है ये यकृत के संक्रमण के कारण होता है। पीलिया यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं जॉन्डिस। पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है, यानी जिसको जॉन्डिस या पीलिया रोग हो जाती है उसके ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो हेपेटाइटिस होता है ये मानव शरीर के जिगर को प्रभावित करता है। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? तो जो वायरल होता है ये इसके कारण होता है। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस। अगला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो जो मेनिंजाइटिस होता है ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? तो जो एडवर्ड जेनर थे ये चेचक रोग से जुड़े हुए थे। चेचक होने का कारण क्या है? तो चेचक होने के कारण वेरियोला वायरस होता है। अगला प्रश्न है, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? तो जो इसमें चेचक है इसको पूरी तरह से उन्मूलन इसका कर दिया गया है। खसरा रोग किसका कारण है? तो जो खसरा रोग है
ये विषाणु का कारण यानी विषाणु के चलते होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो ये रेबीज है, यानी कि जानवर अगर रेबीज से ग्रसित है और वो किसी आदमी को काट लेते हैं मानव को, तो उनको भी रेबीज हो जाती है। इसकी अधिकांशतः घटना कुत्ता में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, H1N1 किसके द्वारा होता है? तो H1N1 विषाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एरियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है H5N1। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण होता है। तो जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण विषाणु होता है। इसको चमकी बुखार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो जीका वायरस मच्छर के द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। न्यूरोलॉजिकल जन्मजात विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो इसका सही आंसर है मच्छर के काटने से फैलता है। अगला प्रश्न है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो जीका वायरस का वाहक एडिस मच्छर है। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो जीका वायरस मानव शरीर के दिमाग को प्रभावित करता है। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डैश के द्वारा वहन होता है? तो ये मच्छर के द्वारा जीका वायरस वहन होता है एक स्थान से दूसरे जगह। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो जो इबोला है ये पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो जो एथलीट फुट है ये कवक से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो कवक के कारण होने वाला रोग है त्वचा का प्रदाह। अगला प्रश्न है, रिंग वर्म नामक बीमारी डैश के कारण होती है? तो जो रिंग वर्म बीमारी होती है कवक के कारण, यानी कि जो दाद खाज खुजली होती है ये कवक से होती है। दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो जो दाद की बीमारी होती है ये फंगल इन्फेक्शन होती है, फंगल यानी कवक। निम्नलिखित में से किस की उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है? तो ग्लूकोज, अगर ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं डायबिटीज़। अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो अग्नाशय की खराबी से मधुमेह रोग हो जाती है। निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की ज़रूरत होती है? तो जो मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको इंसुलिन की ज़रूरत होती है। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का आविष्कार F.G. बेंटिंग ने किया था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अति नियंत्रित एवं नियमित होते हैं, किंतु कैंसर कोशिकाओं में, तो जो कैंसर कोशिकाएं में होती है इसमें ये नियमित क्रियाविधियों के खराब हो जाने के सुदम एवं दुर्दम अर्बुद बनने लगते हैं। अगला प्रश्न है, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए, तो कैंसर के ऊतकों के जांच के लिए डैश की जाती है? तो इसके ऊतकों को जांच करने के लिए बायोप्सी की जाती है। अगला प्रश्न है, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? तो कोई अगर कैंसर से पीड़ित है तो उसे अबूदर्द विशेषज्ञ से दिखाना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो डायलिसिस गुर्दे की खराबी से जिसको हो जाती है उसको डायलिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो कैंसर का कारण ट्रांसमिशन नहीं है। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? तो कीमोथेरेपी कैंसर के उपचार के लिए दी जाती है। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो कार्सिनोमा को वर्गीकृत नहीं किया जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो जो ल्यूकेमिया होती है इसमें श्वेत रक्त कोशिका की संख्या असाधारण रूप से बढ़ने लगती है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो रक्त कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। ल्यूकीमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि ल्यूकीमिया जो है एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिका का कैंसर इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से की स्थिति बन जाती है। तो रक्त में जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। मलेरिया संबंधित है, तो जो मलेरिया है इस जवर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एनोफेलिज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? जो एनोफेलिज मच्छर होते हैं ये मलेरिया का वहन करते हैं और फाइलेरिया का वहन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो इसकी जो स्पोरोजोआइट स्टेज है ये बहुत ही संक्रामक होती है। निर्दालु व्याधि रोग की वाहक है। तो जो निर्दालु है ये सीसी मक्खी इसकी वाहक होती है। कालाजार का संचार किससे होता है? तो कालाजार का संचार सिकता मक्खी से होता है। अगला प्रश्न है, कालाजार का रोगवाहक कौन है? तो कालाजार का रोगवाहक सिकता मक्खी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? तो इटाई इटाई रोग पैदा करने वाली धातु कैडमियम है, यानी कैडमियम अगर शरीर में चला जाए तो इसे इटाई इटाई नामक रोग हो जाती है। अगला प्रश्न है, गलगंड का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? तो गलगंड का बढ़ना मुख्यतः आयोडीन की कमी से होती है, जिसे घेघा रोग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, घेघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग। तो शरीर के अंदर आयरन की जो लौह है इसकी कमी से होने वाला रोग रक्तहीनता कहलाता है। मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो जो मिनी माता है ये पारद में पानी में पारद के फैलने से होता है। पारद यानी पारा। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना रहती है? तो जो सीमेंट फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं तो उनको सीमेंट उद्योग के उनको साइटोसिलिकोसिस होने की संभावना होती है। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। तो जो श्वेत फुफ्फुस रोग है ये कागज उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि यानी कि मायोपिया रोग का संबंध किससे है? तो जो मायोपिया है इसका संबंध आँख से है। प्रत्यालम किससे राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाए पेट दर्द। अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। तो थैलेसीमिया से रक्त प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्याधि आनुवांशिक है? तो इसमें जो हीमोफीलिया है ये आनुवांशिक व्याधि है। अगला प्रश्न है, अधिरक्तस्राव है। तो अधिरक्तस्राव एक आनुवांशिक विकार है। निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है? तो हीमोफीलिया का लक्षण रक्त का थक्का बनना या फिर न जमना है। आमतौर पर वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो जो कलर ब्लाइंडनेस है एक आनुवांशिक प्रकृति है। वर्णांध व्यक्ति किस रंगों में विभेद नहीं कर पाता है? तो जो वर्णांध व्यक्ति होता है ये लाल और हरे रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर है यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? तो पथरी के गठन का कारण अधिक पानी पीना नहीं है। अगला प्रश्न है, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की ज़्यादा मात्रा डैश का कारण बनती है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट बनने की जो कारण है ये है पथरी, यानी कि कैल्शियम ऑक्जेलेट अगर शरीर में ज़्यादा बन रहा है तो पथरी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगला प्रश्न है, गायनेकोमैस्टिया क्या है? तो गायनेकोमैस्टिया पुरुषों में स्तनों का विकास कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलिंग सूत्रीय अव्यवस्था है? तो इसका सही आंसर है अल्जाइमर रोग। झिल्लीदार गर्दन
किसका अभिलक्षण है? तो जो झिल्लीदार गर्दन है ये टर्नर के लक्षण है। अगला प्रश्न है ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग हड्डी से संबंधित है। अगला प्रश्न है पित्ताशय में उपस्थित पाषाण निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ये वसा को पचाता है। रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल डैश बीमारी का सूचक है? तो गाउट, यानी कि अगर मूत्र में एसिड ज़्यादा आ रहा है तो गाउट बीमारी होने की संभावना है। अगला प्रश्न है लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है? तो ये इनमें से किसी से नहीं होता है। अगला प्रश्न है मसूड़ों से रक्तस्राव को निम्न में से कौन रोकता है? तो मसूड़ों से जो रक्तस्राव होता है ये एस्कॉर्बिक अम्ल रोकता है, यानी विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से ये ब्लड आने लगता है और विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है, तो इससे क्या हो जाता है? वो ठीक हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो स्कर्वी रोग के बीमारी के इलाज में आंवला बहुत ही उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू द्वारा फैलाया जाता है? तो पिस्सू द्वारा फैलाया जाने वाला बीमारी सन्निपात है। अगला प्रश्न प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है? तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम मरामस है, यानी कि प्रोटीन की कमी से मरामस नामक बीमारी हो जाती है। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वहन है? तो जो मादा क्यूलेक्स मच्छर है ये फाइलेरिया का वहन करती है। अगला प्रश्न है दांत के एनेमल का कुरबुरन किस कारण से होता है? तो दांत के एनेमल का कुरबुरन पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होती है? तो इसका सही आंसर है दांत का क्षरण। अगला प्रश्न है सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो सिरोसिस होता है ये जिगर को प्रभावित करता है। सफ़ेद दांत यानी लीकोमा का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जाता है? तो लीकोमा का इलाज लुकोसिन हर्बल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है मानवों में गुणसूत्र की संख्या 21 की त्रिगुणता उत्तरदायी है। तो जो 21 की त्रिगुणता उत्तरदायी है ये है डाउन सिंड्रोम के लिए। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो दिल से संबंधित नहीं है डिप्थीरिया। अगला प्रश्न है डैश रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है? तो व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण सिलिकोसिस होता है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो मानव में बैक्टीरिया संक्रमण का आम इलाज एंटीबायोटिक्स है। अगला प्रश्न है श्लेष्मा झिल्ली की सृजन को डैश कहा जाता है? तो श्लेष्मा झिल्ली के सृजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। मेलियोडोसिस क्या है? तो जो मेलियोडोसिस है ये संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कवक विज्ञान क्या है? तो जो कवक विज्ञान है ये कुकुरमुत्ता का अध्ययन कहलाता है। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो जो एक्सोबायोलॉजी है ये बाह्य आंतरिक जीवन से संबंधित है। अगला प्रश्न है विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो इसे एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्राचीन काल के जानवरों पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है? तो इसको पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे का अध्ययन को कहते हैं? तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे का अध्ययन को ओलेरिकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
तो इसमें सही सुलेमित। सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर फलों की खेती को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो मकड़ियों के अध्ययन को आर्कनोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी एक विज्ञान है जिसमें निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। सौरोलॉजी डैश का अध्ययन है, तो सौरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है? तो पक्षी विज्ञान पक्षी का अध्ययन है। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जो ओनेरियोलॉजी है ये सपने का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, टॉक्सिकोलॉजी, तो टॉक्सिलॉजी किसका अध्ययन है? तो टॉक्सिलॉजी जो है जो जहर का अध्ययन है। नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो नेफ्रोलॉजी है ये गुर्दे के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि गुर्दे के अंदर बहुत सारा नेफ्रॉन पाया जाता है और उसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ओंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो जो ओंकोलॉजी है ये कैंसर बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है हेप्टोलॉजी। अगला प्रश्न है, विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है, तो ये एंटोमोलॉजी में सीखा जाता है। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जो पीडियाट्रिक्स है ये शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है? तो मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? तो इसका सही आंसर है एथनोग्राफी। अगला प्रश्न है, मानव जाति की बेहतर यानी सुधार के लिए आनुवांशिक नियमों का अनुप्रयोग करने का संबंध किससे है? तो इसका संबंध सुजनिकी से है। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा को वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो एंड्रोलॉजी। अगला प्रश्न है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है। राइनोस्कोप डैश की जांच करने का एक उपकरण है, तो ये नाक का उपयोग है, नाक के मतलब कि जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डैश का प्रयोग चिकित्सक रोगियों के जांच में करते हैं? तो स्टेथोस्कोप है ये चिकित्सक रोगों को जांच में के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम मानव हृदयारोपण का जो प्रत्यारोपण है ये 1967 में किया गया था। अगला प्रश्न है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। प्रथम एंटीबायोटिक का खोज किसने की थी? तो प्रथम एंटीबायोटिक का खोज ए फ्लेमिंग ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रख सकता है? तो ये कंगारू चूहा होता है। अगला प्रश्न है, किसकी खोज के कारण वैक्समैन ने नोबेल पुरस्कार दिया है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो होम्योपैथी के संस्थापक हाइनेमैन है। अगला प्रश्न है, किसने लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो सैमुअल हाइमेन ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो ये मिलर के द्वारा सिद्ध किया गया था। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? तो प्रतिरक्षण तकनीक का विकास एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला प्रश्न है, टीका का आविष्कार किसने किया? तो टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने ही किया था। लुईस पास्चर किसकी खोज की थे? तो जो लुईस पास्चर है ये रेबीज रोधी टीका का खोज किए थे। अगला प्रश्न है, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया? तो चेचक के लिए टीका एडवर्ड जेनर ने प्रदान किया। अगला प्रश्न है, ओरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा विकसित की गई? तो जो ओरल यानी कि जो ड्रॉप के द्वारा पिलाया जाता है ये जो वैक्सीन है ये
अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा जोनास सॉल्क, यानी जो ओरल पोलियो वैक्सीन है ये सॉल्क के द्वारा खोज किया गया। अगला प्रश्न है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास सॉल्क के द्वारा की गई थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इंसुलिन की खोज के लिए फ्रेडरिक बैंटिंग को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, सुश्रुत को डैश के रूप में जाना जाता है? तो जो सुश्रुत है इनको भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि का मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? तो इसका सही है कैस्ट्रोकोग्राफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट प्रकार का दूध है जो दूध पिलाने वाली माता में उत्पन्न होता है और यह मानव के नवजात शिशु में प्रतिरक्षा प्रक्रिया को विकसित करने के लिए अनिवार्य होता है? तो इसका सही आंसर है कोलास्ट्रम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? तो जल संक्रामक रोग पीलिया है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ये मस्तिष्क की निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने रहें तो आपको बहुत ही धन्यवाद और इससे आपको बहुत ही फ़ायदा हुआ होगा। तो ये वीडियो यानी कि बायोलॉजी का था। बायोलॉजी में इसमें हम लोग लगभग 837 क्वेश्चन को डिस्कस किए। फिर इसी तरह हम लोग दूसरे सीरीज को लाएंगे और उसमें हम लोग पूरे ये फिजिक्स ये होगा या फिर केमिस्ट्री, उसको अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और इससे फ़ायदा उठाते रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अपना पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।